हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको के भी देखिए सीटेट का सीडीपी का हम देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए इससे पहले हम आपका 2021 का पेपर 1 पेपर 2 आपका डाल दिए हैं। देखिए उस जो 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम डाल दिए हैं। फिर आपका 2019 में 20 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 20 वाला ही 21 में हुआ था। फिर आपका 2019 के दिसंबर का भी हम डाल दिए हुए हैं आपका पेपर 2 का। आज हम पेपर 1 का लेके आए हैं। पेपर 1 यानी 1 से 5 का आपका सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए वही क्वेश्चन आपका लेके हैं 2019 का पेपर 1 का। देखिए इसमें आपको पूरा क्वेश्चन देखिएगा, 30 क्वेश्चन बताएंगे, 30 पूछा जाता है। उसमें हम बताएंगे कि देखिए आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन को कैसे छांट लीजिएगा। इससे पहले हम आपका पियाजे का भी थ्योरी डाल दिए हैं। जो पियाजे का थ्योरी नहीं देखे होंगे, देखिए वो वीडियो देख लीजिएगा, तो पियाजे से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछेगा छूटेगा नहीं। तो जो नहीं देखे होंगे वीडियो जाके देख लीजिएगा, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन कि भाषा के अर्जन। अर्जन मतलब होता है एक्वायर, मतलब भाषा को एक्वायर करना यानी वातावरण से सीखना एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन है। अवधि मतलब एक पीरियड को बोला जाता है। देखिए आपको मालूम होगा कि बच्चा सबसे अच्छा भाषा कब सीखता है, तो हम बताते हैं। देखिए पहला ऑप्शन से ही छाट लीजिएगा। देखिए जन्म से पूर्व, जन्म यानी बच्चा जब गर्भावस्था में रहता है तब भाषा नहीं सीखता है, समझे। सबसे संवेदनशील बोल रहा है तो ये नहीं होगा आपका। दूसरा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका 2 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, नहीं 2 से 5 साल के बीच बोला जाता है, समझे। तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें बच्चा भाषा सीखने लगता है। देखिए शुरू में बच्चा मामा काका यही से कहते हैं, माँ, ये छोटा छोटा वर्ड बदल दे क्या करता है, बड़ा वर्ड में आ जाता है। तो आपका ये वाला हो सकता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा भाषा बहुत तेजी गति से सीखता है, समझे। जैसे आपको मालूम होगा कि 1 साल में बच्चा 3 मतलब 2 से 3 वर्ड सीखता है। फिर आपको 2 साल में आता है तो बच्चा 250 वर्ड सीख लेता है। 5 साल में बच्चा आएगा तो 2000 वर्ड के करीब में सीख लेता है, समझ रहे हैं ना। देखिए तो ये आपका जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, समझिए, इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से भाषा सीखता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मध्य बाल्यावस्था लास्ट में चल गया तो बच्चा उसमें उतना तेज़ी से नहीं सीखता है। किशोरावस्था में भी आपको उतना भाषा नहीं सीखता है। लेकिन जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है, देखिए क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है इससे पहले बार, मतलब आपके पिछले 2016-17 सीटेट में ही पूछा हुआ है। तो ये समझे कि आप याद रखिएगा, जो भाषा अर्जन एवं विकास का सर्वाधिक जो संवेदनशील जो अवस्था अवधि है वो प्रारंभिक आपका बाल्यावस्था है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखिए आपको मालूम होगा कि जो लॉरेंज कोहलबर्ग था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ था, समझे। पूछेगा कि लॉरेंज कोहलबर्ग कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट दिया था, समझे। अब पियाजे पूछेगा तो संज्ञानात्मक विकास का। तो देखिए आपको मालूम होगा, तो आप पढ़े होंगे, तो देखिए ऑप्शन से ही छाट लीजिएगा। देखिए उद्योग बनाम अनिश्चितावस्था, ये बनाम वाला आपको ऑप्शन इरिक्सन के थ्योरी में मिलेगा, जो 8 अवस्था बताए थे विकास का। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये पियाजे का है। एक बच गया सामाजिक, और पहला जो होता है सिगमंड फ्रायड वाला का है, समझे। तो आपका कौन ऑप्शन बच गया, 2 नंबर, जो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है। जो दूसरा इसका जो स्तर है पियाजे का, उसी में आपको पढ़ना। आपको मालूम होगा कि सॉरी, जो नैतिक विकास जो लॉरेंज कोहलबर्ग का जो दूसरा स्तर है उसी का आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है। देखिए आपको एक और चीज़ मालूम होगा कि जो लॉरेंज कोहलबर्ग थे वो आपका 3 स्तर बताए हुए थे, जिसमें आपका था प्रे कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत और उत्तर परंपरागत। उसी में जो दूसरा अवस्था था परंपरागत, उसी में आपका सामाजिक अनुबंध अभिन्यास है, समझे। तो आपका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, या किसका उदाहरण। देखिए आपको मालूम होगा, यानी कहने जेंडर मान लीजिए 2 प्रकार के होता है, मान लीजिए सिंपल। तो एक मान लीजिए लड़का और लड़की होता है। तो मान लीजिए कोई टीचर है तो वो सिर्फ लड़का की तरफ ध्यान दे रहा है, क्या है, एक जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायस को दर्शा रहा है। कि सिर्फ मतलब जेंडर बायस का मतलब होता है कोई लिंग के प्रति झुकाव होना, समझे, वो लड़का हो या लड़की हो। तो टीचर क्या कर रहा है कि लड़का के प्रति झुका है या लड़की के प्रति, किसी के प्रति झुका हो, या किसका एग्जाम्पल है आपका, तो जेंडर बायस का। याद रखिए किसका है, जेंडर पक्षपात, या इसी को जेंडर बायस भी कहते हैं, समझे। अगला आपका चौथा क्वेश्चन है कि जेंडर बच्चों में जेंडर रुधिवाहिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है।
देखिए आपको मालूम होगा कि जो जेंडर जो रूढ़िवादिता होती है, यानी कहने का मतलब जिससे बोला जाता है जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है, समझिए सिंपल में कि मान लीजिए कहेगा कि लड़की को मैथ नहीं आता है। वो लोग मतलब एक धारणा बना हुआ है, गलत एक धारणा बना चल रहा है कि लड़की को मैथ नहीं आता है, लड़का को घर के काम नहीं कर सकता है, लड़की घर की काम करती है, लड़का घर से बाहर काम करता है। तो ये सब जो धारणा है, तो इसको आप कैसे मतलब कम कर सकते हैं, समझे। तो पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, सही हो सकता है। परिचर्चा जहाँ भी आपको ऑप्शन में लगे ना, ऑप्शन में रहे, समझिए आंसर 90 प्लस वही आंसर होता है, समझे। लेकिन चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे, पहला हो सकता है। दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यानी जेंडर विशिष्ट मतलब जो जिसका काम है उसको महत्व देना, तो ये आपका कम नहीं होगा, ये रूढ़िवादिता ही चले आएगा कि लड़की घर का काम करती है तो उसी को महत्व देना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा आपका जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, यानी लड़की के लिए अलग खेल समूह बनाना, लड़का के लिए अलग खेल समूह बनाना, ये भी गलत है। इससे भी आप जेंडर रूढ़िवादिता को कम नहीं कर सकते। तो चौथा है जेंडर पृथक बैठने, वही चीज़ है कि लड़का को अलग लड़की को अलग बिठाएंगे, इससे भी नहीं होगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, समझे। पांचवा आपका है कि निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु पर प्रभाव पर महत्व दिया। हम आँख मूंद के आप याद रखिएगा, जहाँ भी आपको लगे कौन कौन ऑप्शन में रहे, सॉरी ऑप्शन करे क्वेश्चन में रहे, सांस्कृतिक यानी पहले याद रखें सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चर और लैंग्वेज, जहाँ भी आपको तीन शब्द मिले ना, आँख मूंद के वाइगोस्की बताइएगा, समझे। जहाँ भी क्या मिले आपका सांस्कृतिक, सोशल मिले यानी सामाजिक, कल्चर यानी सांस्कृतिक और लैंग्वेज यानी भाषा, समझे। जहाँ भी आपको ऑप्शन में मिले आँख मूंद के आप क्या बताइएगा, वाइगोस्की। क्या आँख मूंद के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, वाइगोस्की होगा, समझे। एकदम आँख मूंद के बताइएगा, समझे। तो वही है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था, समझे। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। जो सामाजिक सांस्कृतिक जहाँ भी मिले, भाषा जहाँ भी मिले, आँख मूंद के क्या बताइएगा, वाइगोस्की, समझे। अब यहाँ पर पूछेगा लॉरेंस कोहलबर्ग क्या दिया हुआ था, तो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे क्या हुआ दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जेबी वाटसन क्या था, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था, जो व्यवहारवाद के जनक भी कहलाते हैं। जेबी वाटसन ही थे जो बोले थे कि हमको 10 बच्चा दीजिए, उसमें हम जिसको चाहेंगे उसको जो चाहेंगे, इंजीनियर बनाना चाहेंगे तो इंजीनियर बना देंगे, चोर बनाना चाहते हैं तो चोर बना सकते हैं, तो वाटसन ही कहे हुए थे, समझे। छठा क्वेश्चन है कि जिगसॉ छठा आपका क्वेश्चन है कि जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं। देखिए कोई बच्चा है, कोई खेल खेल रहा है, सिंपल समझिए कोई भी खेल खेल रहा है, जैसे सुडोकू होता है उसी को मतलब मिला रही होगी, तो वही करेगी नीला टुकड़ा कहाँ है, या कोई मतलब कोई भी खेल खेल रही होगी, तो देखिए वो अपने से बात करती है। जैसे आप ही घर में कोई बच्चा होगा तो देखिएगा कोई खेल 5 साल 3 साल 4 साल का बच्चा होगा तो अपने में खेलता होगा, अपने से बात करता होगा उससे, समझे। यानी उसको सजीव समझता है। ये भी आपको बताएंगे जो जीववाद का ये सब होता है कि उसमें जीववाद पाया जाता है, बच्चा समझता है कि सब चीज़ में जीवन है, सजीव है। तो ये सब प्याजे वाला वीडियो देख लीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, समझे। तो वही बच्चा अपने से बात करता था। वाइगोस्की को क्या बोलते हैं, देखिए वाइगोस्की को निजी भाषा या प्राइवेट भाषा बोलते हैं, यानी व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच इसको बोलते हैं, यानी प्राइवेट बच्चा का अपना प्राइवेट स्पीच है यानी व्यक्तिगत वार्ता है। इंग्लिश भी देख सकते हैं, या इसी को निजी भाषा ही, निजी यानी प्राइवेट वही हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइगोस्की व्यक्तिगत वार्ता, या इसी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच। लेकिन यही है पर आपका प्याजे लिखा रहा था, प्याजे यहाँ पर लिखा रहा था, आपका आंसर कौन हो जाता है, आत्मकेंद्रित वार्ता हो जाता है, यानी ईगो सेंट्रिक स्पीच हो जाता है। यानी वाइगोस्की उसको बोलते हैं प्राइवेट लैंग्वेज स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता, और प्याजे यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन में इस प्रकार का वार्ता प्याजे किस तरह का संबोधित करते हैं, तो आत्मकेंद्रित वार्ता हो जाता है, समझे। ये आप याद रखिएगा, समझे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। देखिए आंख मूंद के जहाँ भी बोले ना सहायता प्रदान करना है तो पार या ढांचा याद रखें, इंग्लिश में इसको फोल्डिंग बोला जाता है, समझे। एकदम आंख मूंद के याद रखिएगा, जो वाइगोस्की का ये मतलब है, समझे। तो आप आंख मूंद के क्या कीजिएगा, पार या ढांचा। प्रबलन यानी एनफोर्समेंट आपका व्यवहारवादी से रिलेटेड है, अनुबंधन भी व्यवहारवादी से रिलेटेड है, मॉडलिंग आपका जो क्या नाम है इसका, अल्बर्ट जो बंडूरा था, अल्बर्ट बंडूरा,
वो मॉडलिंग बोले थे, मॉडलिंग का सिद्धांत ये कि बच्चा कोई भी मॉडल देख के जल्दी सीख लेता है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन भी। आपको मालूम होगा कि जीन पियाजे 4 अवस्था बताए थे, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, समझे। तो उसमें वही पूछ रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है कौन विशेषता है। तो आपको मालूम होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे का तीसरा अवस्था है, समझे, जो कितना रहता है आपका 7 से 11 साल रहता है, समझे। तो इसका क्या विशेषता है, देखिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला जो ऑप्शन है परिकल्पित निगनात्मक तर्क, ये आपका चौथा का होता है, यानी अमूर्त का होता है, यानी चौथा अवस्था का विशेषता है। दूसरा ऑप्शन है संरक्षण कक्षा समावेशन, देखिए तीसरा अवस्था का जो आपका मूर्त का होता है संरक्षण, यानी बच्चा ये अंतर कर लेता है, ये समझ जाता है कि मान लीजिए एक छोटा बोतल है एक बड़ा बोतल है, समझे, दोनों में 1-1 लीटर पानी है, तो समझेगा दोनों में बराबर है, समझे। तो ये उसमें गुना जाता है, यानी संरक्षण या कक्षा समावेशन का गुना जाता है किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, समझे। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन सब पढ़ेंगे सब बताएंगे। आपका 8 का कौन हो जाए, 2 का। अनुकरण आपको बताया था पहला अवस्था का होता है, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था का होता है, जो जन्म से कितना होता है 2 वर्ष होता है, समझे। चौथा आपका है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणिता, ये आपका दूसरा अवस्था है, यानी आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका कितना समय है 2 से 7 साल है, तो समझे। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और जो पहला का ऑप्शन है ये आपका चौथा अवस्था का है, तीसरा जो है वो पहला अवस्था का है, और लास्ट वाला जो है वो दूसरा अवस्था का है, समझे। 9वां क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है, यानी स्कीमा जो है वो पियाजे के संरचना है, जो बोले थे जो पैकेट ऑफ नॉलेज होता है, समझे, यानी स्कीमा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, आकलन यानी असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों को श्रेणी, देखिए जहाँ भी श्रेणी वाला शब्द मिले ना, ऑप्शन आँख मूंद के आप काट दीजिए, समझे, ये ऑप्शन होगा नहीं। संबंधित अवधारणा के बच्चों की स्पष्टता भ्रांतियों को समझ, सही बात है। आकलन मान लीजिए कोई गलत उसका धारणा है तो टेस्ट लेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे तो पता चलेगा उसकी क्या स्पष्टता और भ्रांति को समझना है, तो ये सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं विद्यार्थी प्राप्तांक के आधार पर, जहाँ भी मिले ना आँख मूंद के काट दीजिए। और रिपोर्ट कार्ड में ये भी तो देना नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझे। ये आपका मूल्यांकन रहता तो हो सकता था, लेकिन ये भी आपका नहीं होगा। आपका कौन हो जाएगा, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। देखिए बुद्धि ज़्यादा आपका बहुबुद्धि सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। पहला जो आपका ऑप्शन है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय, देखिए निश्चित योग्यता नहीं है, फिक्स एबिलिटी जहाँ नहीं है, समझे, उसमें बदलाव होते रहता है और जन्म के समय निर्धारित नहीं होता है, ये भी आपका उसमें आप वातावरण के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन, आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक, देख सटीक बोल दिया है, देखिए उसको माप सकते हैं, बुद्धि का आईक्यू को मापा जाता है, लेकिन सटीक और सटीक रूप से आप नहीं नाप सकते हैं, समझे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है बुद्धि एक एकात्मक, देखिए एकात्मक कारक नहीं है, बुद्धि बहुआयामी होता है, तो ये आपका कट गया। और लास्ट आपका बच गया कि बुद्धि क्या है, बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, जटिल योग्यताओं का एक समूह है, यानी उसमें बहुत सारे योग्यता रहता है, उसका क्या है, एक ग्रुप है, समूह। 12 नंबर है कि जूही हमेशा, 12 नंबर आपका है जूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान का मतलब होता है मल्टीपल सॉल्यूशन देना, यानी जूही हमेशा समस्या के क्या देती है, मल्टीपल सॉल्यूशन देती है। यानी कोई बच्चा होता है पूछिएगा एगो आंसर तो बताएगा 3 गो आंसर, तो वही है जूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, उनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। देखिए मौलिक जहाँ भी मिले ना तो एकदम आँख मूंद के सृजनात्मकता को दे दीजिएगा, मौलिक यानी आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन दे रही है, समझ रहे। तो मौलिक जहाँ भी मिले तो आँख मूंद के, और अपसारी, अपसारी यानी बहुत तरह से सोचना, उसको सृजनात्मक के अंतर्गत आता है। तो जहाँ भी आपका मौलिक बोले तो एकदम आँख मूंद के सृजनात्मकता विचार पर मार दीजिएगा, आंसर वही होगा। तो वही है कि जूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही इन गुणों का प्रदर्शन, किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है, आपका कौन हो जाएगा, सृजनात्मक विचार हो जाएगा, समझे। अब यहाँ अभिसारिक रहता तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, अब सॉरी अपसारी रहता तो हो जाता, यहाँ पर आपका अभिसारी दिया है, यानी कन्वर्ज
कन्वर्जेंट थिंकर, या आपका डाइवर्जिंग थिंकर देना चाहिए। अन्वय विचार है, रिगिड, ये भी नहीं होगा आपका। आत्मकेंद्रित विचार, ये भी नहीं होगा, तो आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 13 नंबर आपका है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम करने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह, यानी जो कोई ऐसा अतिथि से आया जो उस समाज का मतलब ज़्यादा नहीं हिस्सा है, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो सहभागिता कम होगा उसको कैसे आप ठीक कीजिएगा, तो पहला है विद्यार्थी बच्चों को विद्यालय, ऐसा तो बोलिए नहीं सकते, समझे, तो पहला ऑप्शन कट गया। इस स्थिति को जैसे स्वीकार है, जैसा है वैसे कैसे स्वीकार कर लेंगे। इन विजेता अपनी अपेक्षा कम करना, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बच गया कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। 14 नंबर है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तब ना समावेशी कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चा आता है, देखिए विशिष्ट शिक्षण शैक्षिक योजना तैयार करना चाहिए, तो तैयार नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। कभी कभी तैयार करना, ये भी गलत है। सक्रिय रूप से, मतलब हमेशा सक्रिय मतलब एक्टिव रहना चाहिए तैयार करने, तो ये आपका सही हो सकता है। तैयार करने के लिए प्रोत्साहित रहता तो सही हो सकता था, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर आपका है कि पैठन विभव बच्चों के प्राथमिक लक्षण की, पैठन यानी डिस्लेक्सिया बोल रहा है, समझे, जो पढ़ने में समस्या होती है। पहला है न्यून अवधान विकार, ये सब नहीं है, इससे कोई रिलेटेड नहीं, न्यून ये अवधान नहीं होता है, पढ़ने से रिलेटेड है। तो देखिए आपका अपसारी चिंतन पढ़ने में, और आप पढ़ने में धारा प्रभावशीलता, यानी पढ़ने का बहुत स्पीड से पढ़ता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी पढ़ने में दिक्कत होता है। धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, ये सही हो सकता है। एक ही गति, ये नहीं होगा, समझे, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी पैटर्न विभव यानी डिस्लेक्सिया में क्या होता है, बच्चा को पढ़ने में समस्या होता है, यानी उल्टा पढ़ता है, या पढ़ने में उसको समस्या होता है इसीलिए उल्टा पढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपका 100 लिखा हुआ है, या मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे आपका 100 लिखा हुआ है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, WA वाज पढ़ेगा, समझे, तो ऐसे पढ़ता है बच्चा। 16 नंबर आपका है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित पर किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत एकदम गलत है, व्यवहारवादी सिद्धांत होता नहीं है इसमें। अशक्त बच्चों को सहानुभूति तो कोई बच्चा के प्रति नहीं देना है। अधिकार आधारित नहीं। लास्ट आपका बच गया कि मुक्त व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुक्त धारा में शामिल करना है, समझे, यानी जो बच्चा अशक्त है उसको क्या करना है, मुक्त धारा में शामिल करना है। 17 नंबर है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है। याद हम बोले थे जहाँ भी ऑप्शन मिले आँख मूंद कर काट दीजिए, समझे, एकदम आँख मूंद कर काट दीजिए, पहला ऑप्शन कटा जाएगा। प्रबलन ये सब होता है आपका व्यवहारवादी का, एकदम आँख मूंद के काट दीजिए। अनुबंधन ये भी आपका होता है व्यवहारवादी का, लास्ट ऑप्शन। अवबोधन मतलब होता है एक मीनिंगफुल, आपको मतलब एक नॉलेज को सीखना है, मतलब जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसका एक अर्थ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यानी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में समझ आएगा। अवबोधन का मतलब क्या होता है कि फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अरे कोई भी चीज़ सीखिए उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, समझे। आप रट रहे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अवबोधन मतलब होता है कि एक मीनिंग उसका अर्थ निकलना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत। देखिए सहजानुभूत सिद्धांत का मतलब होता है नेसिव थ्योरी का मतलब होता है कि मान लीजिए बच्चा एक ऐसा सिद्धांत बना लिया, बच्चा जैसा है, जैसे मान लीजिए हम लोग बच्चा में थे तो सिद्धांत क्या बना लेते हैं कि सूर्य क्या होता है कि घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमता है, समझे। लेकिन ये गलत बात है, पृथ्वी घूमता है, सूर्य तो स्थिर है, समझे। तो एक सिद्धांत हो गया, तो वही कह रहा है एक सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब एक सिद्धांत ऐसा बना दिया है तो उसको आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं गलत है, उसको बोलिएगा कि इसको चुनौती दे, तुम इसको क्या करो कि तुम सिद्ध करो, समझे। तो वही कह रहा है कि बच्चे इन सिद्धांतों का अनदेखा करना चाहिए। कैसे अनदेखा कर लीजिएगा, तो बच्चा इसके बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। उसको आप सही आंसर बताइए कैसे क्या होगा, एक सिद्धांत के द्वारा कुछ एक काउंटर आप आंसर उसको देना होगा। बच्चों को दंडित जहाँ भी ऑप्शन कटा जाता है, याद जहाँ जहाँ मतलब कट दीजिए, तब बच के आपको कौन कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को मतलब चुनौती देना चाहिए। यानी बच्चा बना लिया तो उसको उदाहरण के द्वारा क्या करना चाहिए, ये सब करवा के उसको करना चाहिए, समझे। 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए छात्र केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित प्रगतिशील, जहाँ भी रहे आँख मूंद के आप छात्र को अवसर देना है, छात्र के बारे में सोचना है। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन कौन होगा। पहला केवल तो बोले जहाँ भी ऑप्शन रहे काट दीजिए, याद जहाँ भी रहे काट दीजिए, योग्यता जहाँ भी रहे काट दीजिए, तब बच गया कौन, बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना है। 20 नंबर है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं। देखिए आपको पहले ही बताए थे, संवेग यानी इमोशन, और संज्ञान मतलब आपका मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी चीज़ है। तो मान लीजिए आप इमोशनली रूप से आप क्या हो गए कि अस्वस्थ रहिएगा, या मान लीजिए आप
आपका इमोशन ठीक नहीं है, मान लीजिए गुस्सा में बहुत ज़्यादा है, तो आपका बोलिए मस्तिष्क ठीक से काम करेगा, मतलब एक दूसरे से प्रभावित करता है, यानी आपको ठीक से पढ़ने भी नहीं देगा, समझे। तो यानी मस्तिष्क भी आपका ठीक से काम नहीं करेगा, तो इसीलिए आपका मान लीजिए आपका दिमाग ठीक नहीं है तो आपका संवेग भी अच्छा नहीं होगा, यानी एक दूसरे से क्या है सही नेतृत्व, यानी आपका इंटर वोमेन विथ मतलब कि जुड़े हुए हैं, पारस्परिक रूप से क्या है कि जुड़े हुए, स्वतंत्र भी नहीं है, पूर्णतः अलग भी नहीं है, मतलब ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपका संबंधी नहीं, ये सब क्या है आपका सही नेत्र, इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर आपका है कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, एकदम आँख मूंद के काट दीजिए, एकदम स्मरण जहाँ भी मिले ना, मेमोरी वाला जो चीज़ रिकॉल ये सब जहाँ मिले आँख मूंद काट दीजिए, याद भी आ गया काट दीजिए। अधिगम आवृत्ति संबंध, आवृत्ति मतलब दोहराना होता है, ये भी काट दीजिए, और व्यवहार दिया तो ये भी होगा नहीं। लास्ट ऑप्शन कौन आपका हो गया, संरचनावादी के अनुसार पूछ रहा है अधिगम कैसा होता है, कैसा होता है कि अधिगम सक्रिय विनोवन के द्वारा ज्ञान की संरचना में ज्ञान संरचना की प्रक्रिया है, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सक्रिय जहाँ भी मिले ना संरचनावादी में एकदम आँख मूंद के बताइए। 22 नंबर आपका है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। पहला है कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने में प्रभावशाली, सही बात है, उसका अवधारणात्मक एक कंसेप्चुअल क्या होगा कि इनकॉरेज, यानी उसको प्रोत्साहित मिलेगा, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है या विद्यार्थियों की भ्रांति कैसे पैदा करेगा। दोनों मान लीजिए कोई आदमी को सही या गलत दोनों के बारे में जाने तो तब न जानेगा कि क्या होता है, अब किसी को सही बता दीजिएगा गलत बताए नहीं कीजिएगा, तो इसीलिए बच्चा को गैर और उसका उदाहरण देना बहुत जरूरी है। तीसरा है अवधारणा समझ के अभाव, देखिए ये सब होगा नहीं, ये अध्यापक समझ के बजाय एक कार्य, ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत जाएगा। बच गया कौन आपका 22 का ए नंबर। 23 नंबर आपका है कि बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, दंड देना, दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अब कोई बच्चा को कोई काम कर रहा है, सीख रहा है कोई चीज़, तो बच्चा को क्या दे रहे हैं आप, पुरस्कार दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा कि क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव है। पहला बाहरी अभिप्रेरणा कम होगा, अब तो बाहरी अभिप्रेरणा दे रहे हैं, आंतरिक कम न हो रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा तो ये बढ़ती लिख दे, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखता है आंतरिक अभिप्रेरणा घट रही है, तो ये चीज़ सही हो जाता है, लेकिन कर रहा है बढ़ रहा है। यह बच्चों का प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता का ही पैसा अधिक दे रहे हैं तो प्रदर्शन कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि, सही बात है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कह रहा है कि पुरस्कार दंड दीजिएगा ना, यानी मान लीजिए कोई वर्क करेगा, बच्चा को पुरस्कार देते रहिएगा तो बच्चा क्या होगा कि वो स्वाभाविक अभिरुचि उसका क्या कम हो जाएगा वो चीज़ में। 24 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम, सार्थक यानी मीनिंगफुल लर्निंग को कौन बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक दंड, जहाँ भी मिले आँख मूंद के काट दीजिए। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण है, सही हो सकता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही हो सकता है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना, ये भी क्या गलत होगा, तो बच गया आपका कौन 2 और 3, देखिए किसमें सही आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है, यानी उसको सिंपल कर सकता है, समझे, यानी हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन द चिल्ड्रेन। देखिए आपका पहला ऑप्शन है व्याख्यान, जहाँ भी व्याख्यान उखान वाला शब्द मिले आँख मूंद के काट दीजिए। प्रतियोगिता अवसर की प्रतियोगिता दे देना है, कंपटीशन बच्चा में कराना नहीं है। बार बार यांत्रिक अवसर, ये भी काट दीजिए। बचिया कौन अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे। 26 नंबर आपका है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, पुरस्कार बोले हैं जहाँ भी ऑप्शन मिलेगा आँख मूंद के क्या कर दीजिए काट दीजिए, तो ये भी कट जाएगा। केवल जहाँ मिले आँख मूंद के काट दीजिए। गलत उत्तरों को अस्वीकार करेंगे और दंडित जहाँ भी मिले तो काट दीजिए। बच गया कौन आपका 4 नंबर ऑप्शन कि बच्चे को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करेंगे, समझे। 26 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित है, यानी आपका विकास शारीरिक रूप से किसमें ज़्यादा है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में बाल्यावस्था, एकदम सही बात है शैशवावस्था। देखिए सबसे ज़्यादा विकास होता है गर्भावस्था में होता है, लेकिन तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से विकास होता है, समझे। किशोरावस्था में विकास होता है लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता है, आपका थोड़ा ही दिन में होगा, लेकिन आपका जो शैशवावस्था में विकास देखते हैं छोटा बच्चा रहता है केवल देखिए 1 साल में बहुत सियाना हो जाएगा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में इसमें बहुत तेज़ी से विकास होता है। फिर आपका प्रारंभिक वाला मध्य बाल्यावस्था में रुक जाता है विकास, तो ये होगा नहीं। मध्य वाला किशोरावस्था ये भी नहीं होगा, किशोर व्यवस्था में तो होगा नहीं।
28 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास जीवन परिवर्तन होता है, सही बात है। विकास क्या होता है? जीवन परिवर्तन होता है, एकदम सही बात है। तो ये आपका करा नहीं है। विकास परिवर्तन होता है, यानी मोडिफाइबल होता है, ये भी सही है। मोडिफाइबल होता है, ये भी क्या है? सही है। यानी आपका सिद्धांत है विकास का, तो ये भी है, ये भी है। विकास अनुमेयता पर, ये भी सही बात है, दोनों पर आधारित है। चौथा आपका कि विकास सार्वभौमिक, देखिए विकास सार्वभौमिक होता है, सभी जगह विकास होता है, लेकिन यहाँ दे दिया सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित। देखिए सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करता है। बिहार का बच्चा होगा तो उसका अलग विकास होगा, तमिलनाडु का अलग होगा, आपका अमेरिका का अलग होगा। तो यहाँ पर एक गलत दे दिया, प्रभावित करता है लिखा था, सही हो जाता, इसलिए आपका ए वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही विकास का सिद्धांत नहीं है। 29 नंबर है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्राथमिक कारक, एकदम आंख मूंद के देख लीजिए, जहाँ भी आपका आनुवंशिकता तथा पर्यावरण मिले, एकदम आंख मूंद के आंसर दीजिए, समझे। 30 नंबर है, इसका भी तो आंसर बताइए दिए कि परिवार प्राथमिक होता है और विद्यालय द्वितीयक होता है। खोज लीजिए विद्यालय कहाँ कहाँ है। परिवार दिया है, कट गया, ये भी कट गया, प्राथमिक होता है। मीडिया और पास पड़ोस, पास पड़ोस भी आपका प्राथमिक आता था, बच गया कौन? विद्यालय और मीडिया। एकदम आंख मूंद के आंसर दीजिए, समझे। तो आपका 30 क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही देखिए आज हम डाल देंगे आपका वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग का थ्योरी, जिससे आपको सब चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।